नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैश सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट और लिक्विडिटी के जो इश्यूज हैं आर्बिट्राज से रिलेटेड और इन जनरल भी। तो ये पेज कैसे खोलना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको सपोर्ट ज़ेरोडा टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप ज़ेरोडा के सपोर्ट पोर्टल में जाइए। सपोर्ट पोर्टल में जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज ये टाइप कीजिए। टाइप करके एंटर दबा दीजिए। तीन यहाँ पे आपके पास लिंक्स आएंगे, उन तीनों लिंक्स को एक एक करके खोल लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इन तीनों लिंक्स को खोल रखा है, तो मैं इन तीनों लिंक्स को पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ज़रोडा के एक सीनियर मेंबर से बातचीत करके कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे जानने की कोशिश की है, और वो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इंडेक्सेस और स्टॉक्स के अंदर क्या फर्क होता है। देखो, सेटलमेंट जो है, एक सेकंड मैं इसको, मेरा नेट धीमा चल रहा है। इसको रखते हूँ लिक्विडिटी इशू सबसे नंबर वन, जो कि लोगों का सवाल था। आर्बिट्राज में लिक्विडिटी इशू होता है। और दूसरा सेटलमेंट से रिलेटेड कि अगर मान लो एक्सपायरी के बाद हमारी पोजीशन रह जाती है तो क्या होगा। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सेटलमेंट होता है वो दो टाइप्स का होता है, और यहीं पे डिफरेंस आता है जो मैं बार बार मना करता हूँ दोस्तों। हमारी फिन निफ्टी की वीडियो के बाद कुछ लोगों ने अपने चैनल्स पे हमारी वीडियोस की कॉपीज बनाई, ठीक है, जो कि होना था, ठीक है। तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने, क्योंकि मैंने फिन निफ्टी एक इंडेक्स पे दिखाई थी, तो इसकी जगह उन लोगों ने क्या किया, वही फ्यूचर को बाई करके कॉल को सेल करना और पुट को बाई करना, ये जो स्प्रेड बनाया गया है वो उन्होंने स्टॉक्स पे बताया है। तो उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि क्यों मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं ज्यादातर मैंने कोशिश की है इंडेक्स पे ही बात करने की। इसका रीजन ये है कि जब आप इंडेक्स पे बात करते हो तब आपका कैश सेटलमेंट रूल वैलिड होता है, लेकिन स्टॉक्स में अब फिजिकल सेटलमेंट लगता है, जो कि आपको अपने ब्रोकर्स के द्वारा मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो आपको हर महीने ही कोई ना कोई ब्रोकर आपको नोटिफिकेशन जरूर देता होगा कि स्टॉक्स के अंदर फिजिकल सेटलमेंट है, एक्सपायरी वीक में डिलीवरी कैरी करते हैं, सॉरी एक्सपायरी वीक में ऑप्शंस या फ्यूचर्स कैरी कर रहे हैं अगर आप स्टॉक्स के, तो आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्या है वो चीज, उसकी बात आज करने वाला हूँ, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें खोलनी कैसे हैं, ठीक है, टैब्स कैसे खोलने हैं, तो आप खोल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ज़ेरोडा की वार्सिटी मॉड्यूल को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ मैं एक और कुछ चीज़ें वो भी बताऊंगा जो कॉल पे मेरी बातचीत हुई उनसे। तो कॉल पे जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि हेजिंग में अगर लिक्विडिटी मेरी चली जाती है, मान लीजिए जैसे कुछ लोगों का सवाल था, फॉर एग्जाम्पल अभी आज की डेट में निफ्टी अगर 14,300 पर है, ठीक है, आज काफी गिरा है मार्केट, ठीक है, 14,300 पे है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अगर एक स्प्रेड की बात करता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ उसको, सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज को। तो अगर मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का फ्यूचर मैं बाई करता हूँ, लेट्स से निफ्टी 14,000, अब मैंने प्राइसेस नहीं देखे हैं तो मैं बस एक आर्बिट्री पोजीशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी की 14,300 की कॉल में सेल करता हूँ और निफ्टी का 14,300 का पुट बाई कर लेता हूं, तो ये मेरा एक स्प्रेड बन गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि निफ्टी जो है मैंने ये इस महीने का बनाया, लेट्स से मैंने मार्च मंथ, चलो मार्च तो अभी बीत गया, लेट्स से मैंने अप्रैल मंथ का बनाया। अब मान लो कि अप्रैल के अंत तक निफ्टी जो है उसमें बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है, मतलब क्या, 14,300 पर है अभी, तो मान लो अगर निफ्टी 17,000 हो जाता है या फिर 10,000 हो जाता है, इन दोनों ही केसेस में मेरी जो 14,300 की स्ट्राइक है वो काफी अवे हो जाएगी, ठीक है। और इनमें से एक ऑप्शन जो है वो इन द मनी हो जाएगा और एक ऑप्शन जो है वो आउट द मनी हो जाएगा। इन द मनी का सेंस क्या है, देखो मैंने व्हाट आर ऑप्शंस के नाम से सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगी इन द मनी ऑप्शंस की प्लेलिस्ट, ठीक है, दो वीडियोस हैं उसमें देख लीजिएगा, मतलब सॉरी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की प्लेलिस्ट, ठीक है। देखो, ध्यान से इसको समझना है, इन द मनी का मतलब वो ऑप्शन जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि मान लो निफ्टी 17,000 पे पहुंच जाता है अप्रैल एक्सपायरी में, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पे कॉल है,
वो कॉल ऑप्शन ऑल इन द मनी हो जाएगा और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 17,000 माइनस 14,300 हो जाएगी, यानी 2,700 रुपए हो जाएगी। लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा डिजिटली इसको देखने में अच्छा लगता है। 2,700 इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी अगर ये एक्सपायर होता है तो अब ये ऑप्शन इन द मनी हो गया, लेकिन जो पुट है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पुट हो गया आउट द मनी, डीप आउट द मनी। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो कॉल ऑप्शन है मेरा 14,300 का, जब वो 2,700 पॉइंट इन द मनी हो जाएगा तो उसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी, बिड आस्क का स्प्रेड बढ़ जाएगा, तो फिर मैं उसको एग्जिट करूंगा तो मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। ये कमेंट बहुत से लोगों का था। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ, मैंने ज़रोडा की सीनियर टीम से कांटेक्ट करके पूछा है, उन्होंने मुझसे बोला है क्या इसका बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ फिर से कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट डिस्कस करने में। दोस्तों डिफरेंस इसमें यह है कि कैश सेटलमेंट जो होता है वो मतलब जैसे यहाँ पे हमने इस ऑप्शन की बात की, तो जी 14,300 का जो कॉल ऑप्शन है, इसमें अगर कैश सेटलमेंट लग रहा है इंडेक्स के केस में, क्योंकि ये निफ्टी की बात है, तो क्या होगा, ये जो डिफरेंस है 2,700, सीधे इस डिफरेंस को कंप्यूट किया जाएगा जब एक्सचेंज इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो सीधे वो ये डिफरेंस निकालेगा और इस डिफरेंस के हिसाब से जो भी मतलब आपका मुनाफा या जो है लॉस होगा उसको देखेगा। लेकिन फिजिकल सेटलमेंट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल यही ऑप्शन अगर किसी कंपनी का होता, मान लो हीरो मोटोकॉर्प का होता, मारुति का होता, किसी भी चीज का होता, तो वहां पे फिजिकल सेटलमेंट लगता है। यानी अगर ये डीप इन द मनी ऑप्शन है तो एज वो जो है एक्सरसाइज किया जाता। ठीक है, उसको एक्सरसाइज किया जाता, फिर क्या होता कि मतलब जो भी लॉट साइज है, फॉर एग्जांपल निफ्टी का लॉट साइज है 75, अगर निफ्टी में फिजिकल सेटलमेंट लगाना होता तो यहाँ पे एक्सरसाइज होता है ये ऑप्शन, यानी आपके पास अधिकार होता कि आप 14,300 पे 75 क्वांटिटी निफ्टी आप बाई कर सकते हो, और अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये 2,700 पॉइंट आपके गए। अब ये 2,700 रुपए कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगभग इतनी वैल्यू की निफ्टी खरीदनी पड़ेगी। अब निफ्टी कोई स्टॉक तो है नहीं, इसीलिए इसमें फिजिकल सेटलमेंट नहीं लगता, इसमें कैश सेटलमेंट लगता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक के लिए आपको एक्चुअली में इस वैल्यू के स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। चलो मैं किसी एक स्टॉक का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, पहले हम लॉट साइजेस देख लेते हैं किसी भी स्टॉक के। ठीक है, चलो लेट सपोज मैं मारुति का लॉट साइज देख लेता हूँ। ठीक है, तो मारुति का लॉट साइज इज 100। ऑल राइट, परफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले कैश सेटलमेंट की बात हो गई। कैश सेटलमेंट की क्या बात हुई कि जो भी डिफरेंस होगा सीधे सीधे उस पर सेटल्ड हो जाएगा, कैश में ही सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा। फिजिकल सेटलमेंट में स्टॉक्स की बात आ जाएगी। तो फिजिकल सेटलमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा पास मारुति है, ठीक है, मारुति का मैंने फ्यूचर चलो ठीक है, अभी यहाँ पे बात करता हूँ सिर्फ आईटीएम और ओटीएम की। ठीक है, मारुति का मान लो मेरे पास 7200 का, ठीक है, 7200 की मारुति की कॉल ऑप्शन है, और मारुति 10,000 क्रॉस कर जाए। ठीक है, मान लो मारुति 10,000 क्रॉस कर जाए एक्सपायरी तक। ठीक है, 7200 की मेरे पास कॉल ऑप्शन है। तो अब इस कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 7200, यही होगी एक्सपायरी पे, यानी 2800। लेकिन ये 2800 पॉइंट्स मुझे निफ्टी के केस में तो सीधे सीधे मिल जाते थे, अगर मैं ऑप्शन का बायर हूं तो सीधे सीधे कैश वो सेटल हो जाता था। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अगर ये पॉइंट्स चाहिए तो मुझे अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास अधिकार होगा कि मैं 7200 पर मारुति को खरीद सकता हूं, मारुति का जो लॉट साइज है उसके बराबर के जो स्टॉक्स हैं वो मैं मारुति के ले सकता हूं, और फिर उनको ओपन मार्केट में 10,000 के भाव पे उन 100 स्टॉक्स को बेच सकता हूं। तो अब ये जो डिफरेंस होगा, एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा प्रॉफिट उतना ही रहा, बट इसको एक्सरसाइज करने के लिए मुझे पैसा लगाना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए अब ब्रोकर्स ने क्या किया कर रखा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन होता है इन द मनी का या फ्यूचर का या ऐसा कुछ होता है, तो अब उसमें क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट अनिवार्य हो गया है, ऐसे ही सेटलमेंट होता है उस ऑप्शन का, तो फिर इसलिए ये जरूरी हो गया है कि आपके अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं रहेगा तो ब्रोकर आपका वो जो सौदा है उसको काट देगा, पहले नोटिफिकेशन आएगा आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपका जो ट्रेड है उसको कट कर दिया जाएगा। तो अब मैं आगे आपको दिखाता हूं कुछ मार्जिन, जैसे क्योंकि हमारा एक्सपायरी वीक भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ मार्जिन दिखाता हूं आपको। ओके सो फ्रेंड्स, वी आर बैक। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आर्बिट्राज बनाया हुआ है जेरोडा के बास्केट ऑर्डर में।
ठीक है, रिलायंस का फ्यूचर क्या किया है, बाई किया है, उसके सामने पुट बाई करके कॉल सेल किया है, टोटल मार्जिन ये मुझे बता रहे 2,79,000। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, इसके लिए अब हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि जेरोडा की फिजिकल सेटलमेंट में पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर। देखो ये मार्जिन जब आप बना रहे होगे इस पोजीशन को, तो मुझे लगता है 30,000, 40,000 या 60,000 तक मार्जिन लगेगा, लेकिन एक्सपायरी वीक में वो मार्जिन फेज वाइज बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आपके पास वो मार्जिन नहीं होगा तो आप आर्बिट्राज नहीं कर पाओगे, उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपने होल्ड किया तो आपके लिए एक प्रॉब्लम और आएगी, जो कि जिसकी हम बात करेंगे जब हम बोलेंगे कि लिक्विडिटी की क्या चीज है, लिक्विडिटी से कैसे आप बच सकते हैं, लिक्विडिटी से, सॉरी। ठीक है, तो 10%, 25% ये इन्होंने एक्सपायरी वीक में E-4, E-3, E-2 और E-1 डेज पे बताया हुआ है कि किस तरीके से एक्सपायरी वीक के अंदर मार्जिन को सही किया जाएगा। तो ये फ्राइडे, जैसे मान लो अगर मेरी एक्सपायरी होने वाली है, मैं इसको समझाता हूँ आपको अच्छे से। अगर मेरी एक्सपायरी 25 की है, तो अगर 19th जो होगा, 19th ऑफ मार्च में मेरा 10% मार्जिन लगेगा टोटल वैर प्लस ELM का। ठीक है, अब बहुत डिटेल में अगर किसी को जानना हो तो बिल्कुल गूगल कर सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, 20 अब देखो 19 पे 10% लगेगा, उसके बाद मंडे को, मतलब पिछले फ्राइडे को 10%, फिर मंडे को लगेगा 25%, ट्यूसडे को लगेगा 45%, और उसके बाद वेंसडे को जो है वो 70% लगेगा, और फाइनली थर्सडे को पूरा लगेगा, मतलब क्योंकि एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली पूरा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फेस्ड मैनर में मार्जिन को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, आप कहोगे मेरी पोजीशन तो हेज्ड है। बिल्कुल, आपकी पोजीशन हेज्ड है तो उसमें फिजिकल सेटलमेंट नहीं होगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की, कि कैसे लिक्विडिटी आप उसको मतलब उस इशू को टैकल कर सकते हो। देखो इस इशू को टैकल करने के लिए जो चीज सामने आई है वो ये आई है कि आप अगर लिक्विडिटी आपको नहीं मिल रही है तो आप उसको एक्सपायर होने दीजिए। आप अपनी पोजीशन को एक्सपायर होने दीजिए। आपकी पोजीशन अगर हेज्ड है, ठीक है, आपकी पोजीशन अगर हेज्ड है तो आप एक सेटलमेंट के रूल्स नहीं लगेंगे। सेटलमेंट मतलब क्या, फिजिकल सेटलमेंट। आपकी पोजीशन फिजिकल सेटलमेंट में नहीं जाएगी। उसका रीजन ये है कि आपकी पोजीशन नेट प्लस माइनस होके बैलेंस हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास इसकी इस पोजीशन, जैसे इसी पोजीशन की बात कर लेता हूँ, चलो अब देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास रिलायंस का फ्यूचर है, तो उसकी वजह से मुझे कुछ बाई करना है रिलायंस में। अब उसके बाद सामने मेरे पास कॉल सेल है और पुट बाई है, तो ये दोनों ही सेम पोजीशंस ही हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लिक्विडिटी का इशू मेरे पास आता है, यानी रिलायंस मान लो 3,000 हो जाता है, तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो इन द मनी जाएगा, और दूसरा आउट द मनी एक्सपायर हो जाएगा। डिफरेंस क्या है इन द मनी और आउट द मनी में, ये बात करता हूं पहले मैं। ठीक है, डिफरेंस ये है दोस्तों इन द मनी आउट द मनी में, कि अगर आपके पास आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी है, ठीक है, क्या अगर आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी है, ठीक है, तो फिर उस ऑप्शन के अंदर आपका सेटलमेंट रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उस ऑप्शन की कोई ना कोई वैल्यू है, प्लस उसमें एसटीटी टैक्स भी लगेगा। एसटीटी ट्रैप की बात करूंगा अभी। ठीक है, एसटीटी ट्रैप पहले था, 2019 से हटा दिया गया। ठीक है, तो एसटीटी ट्रैप अभी नहीं है, इसलिए आप अपने ऑप्शंस को एक्सपायर होने दे सकते हैं। पहले ऑप्शंस को एक्सपायर नहीं होने दिया जा सकता था, क्योंकि एसटीटी ट्रैप था। क्या था ट्रैप, उसकी बात करते हैं। तो एसटीटी ट्रैप की बात करूंगा, ठीक है, और आईटीएम ओटीएम में डिफरेंस क्या है। अगर आईटीएम है तो वो सेटलमेंट में जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आईटीएम ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अभी स्प्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ओटीएम है तो उसकी वैल्यू क्योंकि जीरो है, तो यहाँ पे कोई सेटलमेंट जैसा चीज नहीं होगा, साथ ही साथ कोई एसटीटी भी नहीं होगी। ठीक है, एसटीटी किस पे होगी, वो होगी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। लेट्स से हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3,000 हो गया, तो ये कॉल कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 1,000 हो गई। ठीक है, मतलब 3,000 अगर रिलायंस की वैल्यू हो गई, तो 2,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू हो गई 1,000, जो कि डिफरेंस है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि इस पर टैक्स मेरा कितना लगेगा, तो 0.125% जो इसकी वैल्यू है वो। ठीक है, तो यानी 1,000 इंटू 0.125, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज कर रहे हैं, तो ये लगभग मेरा लगेगा यहाँ पे टैक्स। उसके साथ हम देख लेते हैं एक बार। रिलायंस का लॉट साइज है 250। ठीक है, तो रिलायंस का लॉट साइज है 250 का। दोस्तों आई एम रियली सॉरी फॉर द ब्रेक, बट मुझे अभी अभी मतलब याद आया कि मेरा अर्नस्ट एंड यंग का एक सेमिनार था, ठीक है, जहाँ पे डिजिटल करेंसी वगैरह की बातें होनी है। तो 4 मिनट में सेमिनार शुरू होने वाला है, सो आई विल ट्राई टू अपलोड दिस लेटर।
4 मिनट पे बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो आईटीएम ओटीएम की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ठीक है, और कैलकुलेशन दिखा रहा था, वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। तो रिलायंस की हमने बात की कि मान लो 3,000 हो जाता है, यानी ऑप्शन की वैल्यू हो जाती है 1,000, ठीक है। अब ऑप्शन की टोटल जो वैल्यू है, उस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, हाँ, टोटल जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2.5 लाख, ठीक है। बड़ी मूवमेंट की बात हो रही है, एकदम एक्सट्रीमिटी पे जा रहा हूँ, इसलिए है ऐसा प्रीमियम, ठीक है। तो इतने प्रीमियम पे आपको 0.125% चार्ज देना पड़ेगा, यानी इतना, यानी ये आपका टैक्स लगेगा, एसटीटी टैक्स। अगेन अब आप कहोगे ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया 312 रुपए? दोस्तों याद रखना है कि जब आप ऑप्शन के लॉट की बात कर रहे हो, स्टॉक के ऑप्शन की लॉट की बात कर रहे हो, तो लॉट इतना बड़ा है, 250 रुपए, 250 क्वांटिटी का लॉट है, प्लस 1,000 पॉइंट के मूवमेंट की बात हो रही है। तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट पे बैठे होगे उस आईटीएम के अंदर, मतलब आप 2.5 लाख के प्रॉफिट पे बैठे होगे, उसमें 312 रुपए का टैक्स होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि टैक्स होगा 0.125%। लेकिन इससे पहले क्या था, मतलब 1 सितंबर 2019 के पहले जो एसटीटी ट्रैप कहा जाता था जिस चीज को, उसमें क्या होता था कि ऑप्शन की वैल्यू की बजाय रिलायंस की पूरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखी जाती थी। इसको मैं, हाँ, तो 3,000 इंटू में 250, इस पे एसटीटी लगता था, यानी कितना, सॉरी, यानी इतना एसटीटी लगता था पहले। तो ये ज्यादा बहुत आपको डिफरेंस नहीं दिखा, 3 गुना डिफरेंस दिखा, बट उसका रीजन ये है कि हमने ऑप्शन को बहुत ज्यादा मान लिया। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, आप 2,000 पे लोगे, रिलायंस 2,100 आ जाएगा, 2,200 आ जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। 30% की मूवमेंट एक महीने में नहीं आती। तो अगर 2,100 भी हो जाता है रिलायंस, लेट्स से एक नॉर्मल केस, ठीक है, तो 100 रुपए आपका ऑप्शन रहा, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन 100 रुपए रहा, तो उस पर जो आपका टैक्स पड़ा, वो पड़ा इतना, यानी 30 रुपए, नॉर्मली इतना ही टैक्स आपका पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज मैं अब आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर ऑप्शंस को मैं एक्सरसाइज होने देता हूं, अब हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, कि इलिक्विडिटी है, तो उन्होंने सीधे बोला कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सपायर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी पोजीशन अगर हेज्ड है तो आप सेटलमेंट में नहीं जाओगे, हम आगे बात करते हैं इसकी कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस अगर हम एक्सपायर होने देते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस सिर्फ और सिर्फ एसटीटी है, जो कि ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पे लगेगा। उसके साथ ध्यान देना है कि अगर मेरा सेल वाला जो ऑप्शन है वो एक्सपायर होता है इन द मनी, तो फिर मुझे कोई एसटीटी नहीं देना होगा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग साइड पे ही सिर्फ एसटीटी लगता है। तो अगर आपने सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है किसी ऑप्शन को, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था आपको, ठीक है, सॉरी, रिलायंस का कहाँ गया, रिलायंस का मैं एग्जांपल दे रहा था। तो अगर मेरा ये जो सेल वाला कॉल है, ये कॉल जैसे इन द मनी जाता है, तो इस पे कोई एसटीटी लगेगा ही नहीं मेरा, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये कॉल बाई किया होता तो मेरा एसटीटी लगता, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, ठीक है। और अब इस चीज की हमने बात कर ली, सॉरी, ये चीज यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, इस चीज की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है फिजिकल, थोड़ा बड़ा पॉइंट है, फिजिकल सेटलमेंट, देर में आएंगे। व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट स्क्वायर ऑफ माई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बात करता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन का जो नहीं काटता हूँ, मान लो है, जो पोजिशन है मेरी, तो क्या होगा, ठीक है। इसकी बात मैं चलो आके करता हूँ वेबिनार अटेंड करने के बाद, और चलो मिलते हैं फिर। ओके, सो रिज्यूम करते हैं वापस से। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे मार्जिन दिखाया, देखो मार्जिन नॉर्मल मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज आई मीन अभी तो एक्सपायरी हो गई है, बट ये था आज का मार्जिन अगर कोई ये पोजीशन बनाता तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट स्क्वायर ऑफ माय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप सोचो, पहले सोचोगे आपकी हेज्ड पोजीशन की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सी एक्सचेंजेस आपकी पोजीशन उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है। वो हर पोजीशन को सेपरेटली एक्सरसाइज करेंगे, मतलब आपके फ्यूचर और ऑप्शन के दोनों लेग सेपरेटली ट्रीट किए जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी फिजिकली सेटल्ड, ठीक है। अगर आईटीएम ऑप्शन है, अगर आपका इन द मनी ऑप्शन है, तो फिजिकल सेटलमेंट होगी उसकी, ठीक है। स्टॉक्स के केस में, इंडेक्सेस के केस में नहीं, इंडेक्सेस आर स्टिल कैश सेटल्ड, विच इज द रीजन कि आपको आर्बिट्राज सिर्फ इंडेक्सेस में कोशिश करना चाहिए। कि अगर मान लो आपको कभी होल्ड करना पड़ गया, जो कि आर्बिट्राज में एक्सपायरी तक आप मान के चलते हो कि आपको होल्ड करना पड़ता है, अगर पहले वो प्राइजेस जो है वो सेटल हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली आप ये मान के चलते हो, ठीक है। तो फिर आपको लिक्विडिटी का रिस्क ना आए, इस वजह से आपके पास ये ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को एज इट इज छोड़ दो। अगर वो इलिक्विड ऑप्शन है, उसको एज इट इज छोड़ दो, वो सेटल्ड हो जाएगा एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तो आईटीएम ऑप्शंस यहाँ पे सेटलमेंट होगा फिजिकली, और जहां पे फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता है, वहां पे क्या होगा, यानी कैश सेटलमेंट के लिए क्या होगा, अगेन
उन्होंने पूरी वही चीज़ बताई है कि आईटीएम में देयर विल बी एसटीटीज, हम बात कर चुके हैं इसकी। ओटीएम में दे विल एक्सपायर वर्थलेस, ठीक है, ओटीएम की वैल्यू जीरो होगी, तो कोई इसका मतलब नहीं होगा, ना यहाँ पे कोई टैक्सेस होंगे ना कुछ, ठीक है, बस वो ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपने सेल किया है तो पूरा का पूरा प्रीमियम आप रखोगे, अगर आपने बाई किया है तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका चला जाएगा। और यहाँ पे एक प्रो टिप दोस्तों, अगर आप मान लो आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आपका ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ द मनी है, और अगर आपने उसको बाई किया है तब आप उसको एक्सपायर हो जाने दो, आप 20 रुपए की ब्रोकरेज वहां पे बचा लोगे जो आपका उस ऑर्डर पे लगता है, ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑप्शन चेन के अंदर काफी सारा एक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे रहते हैं जो कि एक्सपायरी के बाद भी वहां पे ओआई रहता है। तो वो ओआई इसीलिए रहता है बिकॉज अभी के टाइम में कोई बहुत बड़े इंप्लीकेशंस नहीं है अगर आपकी पोजिशन हेज्ड है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी के लिए सिर्फ कह रहा हूँ ये चीज, ठीक है, इन द मनी होगा फिर आप सेटलमेंट में क्यों जाना चाहोगे, राइट। तो हाँ, अब अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है, अगेन इट इज प्रेटी मच द सेम आंसर इसमें भी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बचा है आंसर सिर्फ और सिर्फ एक, जो कि है फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है। तो इस पे बात करते हैं अब कि फिजिकल सेटलमेंट होता क्या है। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप पूरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ो, ठीक है, बट थोड़ा सा एक आइडिया जनरली हमें मिल जाए कि जो फ्यूचर्स हैं, हमें पता है कि फ्यूचर्स इज लाइक अ लॉन्ग पोजीशन, मतलब आप ऑप्शंस को बाई कर रहे हो, इट रिजल्ट्स इन अ बाई। फिर जो कॉल ऑप्शंस है, अगेन इट इज अ लॉन्ग पोजीशन, और अगर कॉल सेल कर रहे हो देन इट इज अ शॉर्ट पोजीशन, राइट। तो दैट इज प्रीटी बेसिक, जो पता ही होगा आपको। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ मार्जिन सेटलमेंट की चीजें बताई हैं कि जो मार्जिन है वो एक्सपायरी के लगभग 2 दिन पहले उसको बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। देखो इसका रीजन ये है कि मान लो अगर आपके पास हैच पोजीशन भी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे मैंने ये चीज डिस्कस कर दी है, ये टेबल कैसे बढ़ेगा मार्जिन, किस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। और आगे इन्होंने अपनी कुछ बातें की हैं ज़ेरोडा वगैरह की, इन्होंने एक कैलकुलेशन दिखाई है आपको, तो आप पोस्ट जाके पढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। ओटीएम जो है इनमें क्या होगा कि हाँ, ओटीएम के अंदर कोई डिलीवरी ऑब्लिगेशन नहीं होगा अगर आपका एक्सपायर हो जाता है वो, ठीक है। बाकी अम, आप एक और पोस्ट भी पढ़ना, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है एक ट्रेडिंग क्यूएनए पोस्ट का, ठीक है, शायद पिछले वाले में दे रखा था, जो पिछला वाला हमने क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें दे रखा था, वो भी आप पढ़ना, वहां पे जेरोडा की तरफ से कुछ रिप्लाईज भी हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलिए, शॉर्ट डिलीवरी के बारे में इन्होंने समझाया हुआ है, अगेन इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लोज टू मनी, आईटीएम, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हमारी जो आर्बिट्राज है, दिस इज द सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज, जो हम बात करते थे, फ्यूचर को लॉन्ग करा, कॉल को शॉर्ट करा, पुट को लॉन्ग करा, पुट को बाई करा, फ्यूचर को बाई करा, कॉल को शॉर्ट करा, देखो ये किया है ना, फ्यूचर बाई है, पुट बाई है, कॉल सेल है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये क्या होते हैं, ये स्प्रेड्स माने जाते हैं इनकी तरफ से, और मार्जिन जो हैं उनको ये सेपरेटली चार्ज करने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब इन सारे के सारे स्प्रेड्स पे सेपरेट मार्जिन लगेंगे, बिकॉज अगेन देयर इज अ फिजिकल डिलीवरी ऑब्लिगेशन। मान लो कि कोई पर्सन है वो किसी एक आध, जैसे मान लो मेरी 3 पोजीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरी 3 पोजीशन है फ्यूचर, कॉल और पुट की, और अगर मान लो मैं किसी एक पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग से पहले, और उस समय फिर जेरोडा पे एक ऑब्लिगेशन लग जाएगा, क्योंकि जो एक्सचेंजेस हैं वो आपसे पैसा लेने नहीं आएंगे कभी भी, या डिलीवरी ऑब्लिगेशन अगर लग रहा है, फिजिकल सेटलमेंट लग रहा है, तो वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो हमेशा ब्रोकर से पैसे लेंगे, और ब्रोकर की फिर ड्यूटी है कि ब्रोकर आपसे पैसा ले। तो ब्रोकर भाई कोई रिकवरी एजेंट तो है नहीं, ठीक है, कि ब्रोकर आपका रिस्क लेगा और फिर आप उस समझ मतलब अज्यूम करेगा कि वो आपसे रिकवर कर लेगा पैसे, ठीक है। तो ब्रोकर कोई रिस्क यहाँ पे नहीं लेगा, इसीलिए वो मार्जिन बढ़ा देते हैं। ये आपको जो मार्जिन दिख रहा है इस पोजीशन पे, वो इसीलिए बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते। चलो आगे बढ़ते हैं इन चीजों पे। तो देखो, इसलिए आपको स्टॉक्स के अंदर आर्बिट्राज नहीं करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं बड़ी, आर्बिट्राज दिखता है बड़ा, ठीक है, वहां पे कोई ऐसे लिक्विडिटी इशू नहीं है जैसा लोग कह रहे थे। अगर आप एक बार एंटर कर गए, यूज लिमिट ऑर्डर्स, आप लिमिट ऑर्डर्स यूज करके पोजीशन में एंटर करिए, ठीक है, फिर आप अपनी पोजीशन को छोड़ दीजिए, एक्सपायर हो जाने दीजिए, लेकिन एसटीटी वगैरह और ये सारी कैलकुलेशंस आपको खुद करनी पड़ेंगी, एसटीटी की कैलकुलेशन ब्रोकर। और एक और चीज है, एक और टिप है जो मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा, ठीक है, जो एक और चार्ज है जो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन फिजिकल डिलीवरी के लिए इन्होंने कुछ कॉस्ट की बात की है, अब क्योंकि आर्बिट्राज में फिजिकल डिलीवरी पे तो हम लेते नहीं है फिजिकल डिलीवरी, तो उसकी बात हमें करनी नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो आप कॉस्ट देख सकते हो। शॉर्ट डिलीवरी की मार्जिन पेनाल्टी बहुत हाई होती है, ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों का, मतलब कोई
एक आध कोई इन द मनी ऑप्शन अकेले लेके उसको एक्सपायरी तक मत छोड़ देना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ हेस्ट पोजीशंस की बात कर रहा हूँ कि हेस्ट पोजीशन है या आउट ऑफ द मनी है, आप उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द मनी ऑप्शन है, उसको आपने छोड़ दिया है। क्लोज टू द मनी भी है, उसमें भी रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि वो इन द मनी माना जाएगा या आउट द मनी माना जाएगा, ठीक है, अगर क्लोज टू द मनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें बात की हुई हैं कि किस तरीके से आपका एस लगेगा। आप देखो इसमें 0.1% का है एस, ठीक है। तो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो देखो आपकी ऐसी पोजीशन है तो यहाँ पे कोई फिजिकल सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। स्टॉक्स में भी अगर ऐसी कोई हेस्ट पोजीशन है तो कोई फिजिकल सेटलमेंट का वहां पे रूल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन आपका मार्जिन जरूर ब्रोकर जो है वो बढ़ा देगा। तो स्टॉक्स के अंदर आर्बिट्राज करना बस इसीलिए थोड़ा सा वहां पे डेंजर है। अगर आप किसी कोई पर्सन है उसके पास मार्जिन नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी उसको दिख रही है, लुक्रेटिव है, काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, वो वहां पे घुस जाता है। लेकिन फिर जब मार्जिन ब्रोकर बढ़ाता है एक्सपायरी वीक में, तो फिर आपको मजबूरन उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो इस चीजों से बचें, ठीक है। पूरी नॉलेज अपनी रिसर्च करें। और वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में भी मैंने जितनी चीजों की बात की है, हो सकता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हूँ। फाइनली एक टिप मैं जो आपको कहने वाला था, जो मैं दूंगा दोस्तों, ज़रोडा की सीनियर टीम से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, ठीक है, कि आपका जो भी ऑप्शन वगैरह होगा, सेटलमेंट जो होगा ऑप्शन का, वो क्लोजिंग प्राइस पे होगा, ना कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे। ये चीज़ मुझे काफ़ी हैरान कर दी, क्योंकि मैंने जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देखे हैं उनमें कभी भी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलो आज की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं 2021। तो शायद आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी एक्सपायरी की डिटेल चाह रहे हो, किसी भी पास्ट एक्सपायरी की, तो आप इजीली एक्सचेंजेस पे जाके देख सकते हो। तो जैसे हमारे एक वेबिनार में ही एक पर्सन आए थे, उनकी कुछ 18 मार्च की पोजीशन थी, ठीक है, उनका 18 मार्च का कोई पुट ऑप्शन था, ठीक है। मुझे स्ट्राइक एज सच याद नहीं है, चलो कोई भी ले लेता हूँ मैं स्ट्राइक, मैं निफ्टी के अंदर ले लेता हूँ। कोई ऐसी स्ट्राइक चाहिए मुझे जो कि इन द मनी रही हो, राइट, फॉर पास्ट, ठीक है। यहाँ पे डेट मुझे सेलेक्ट करनी होगी, मार्च 18th। ओके, मुझे एक ही दिन चाहिए वैसे, चलो कोई बात नहीं है। तो मार्च 18 गेट डेटा। सो ये देखो यहाँ पे जो हमारा, ओके, सो दिस वाज नॉट एन इन द मनी ऑप्शन। तो मुझे एग्जैक्टली उनका स्ट्राइक प्राइस नहीं याद है जो पिछली वीडियो में आप लोगों, एक मिनट में पुल आउट करता हूँ उस चीज़ को कि क्या है वो। ओके, सो दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द लास्ट वीडियो और ऑप्शन था 15,000। तो देखते हैं हम, 15,000 कर देते हैं इसको, ठीक है, और गेट डेटा। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 440, जबकि क्लोजिंग है 457। देयर इज अ 17 पॉइंट डिफरेंस। तो अगर ये चीज जो उन्होंने कही है कि ऑप्शंस क्लोजिंग पे सेटल होते हैं, तो ये अगेन एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज हम पहले से नहीं पता लगा सकते कि क्लोज प्राइस क्या होगा। बट जहां तक मैंने देखा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे सेटलमेंट होता है। बट दिस इज समथिंग आई लीव ऑन यू पीपल कि आप इसको देखिए। मेरे हिसाब से लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे होता है, जेरोडा के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस पे होता है। अगेन आप अपना चेक कीजिए, आप देखिए एक आध पोजीशन लेके, ठीक है, कैसे होता है। या फिर आप खुद से आप कांटेक्ट कर सकते हो जेरोडा के कस्टमर केयर को, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। कुछ एक आध एग्जीक्यूटिव ऐसे भी होंगे जो अ, चलो छोड़ो, खैर बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये जो है ऐसा रहेगा कि आपको इसके लिए आंसर मतलब मिलना, उनको समझाना, दैट वुड बी वेरी टफ एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। एनीवे, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इलिक्विडिटी से डर के अगर आप आर्बिट्राज छोड़ रहे हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, और दैट इज नॉट अ वेरी गुड रीजन टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्राज, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी अगर आपको नहीं भी मिलती है, बट आपकी पोजीशन अगर हेज्ड है, तो कोई बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस नहीं है आप पे, ठीक है। द ओनली थिंग कि जो आपको पे करनी होगी दैट वुड बी एसटीटी, और वो भी शायद सिर्फ किसी एक ऑप्शन की लेग पे आपको पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी इन द मनी ऑप्शन रहेगी, शायद उसी ऑप्शन पे। और अगर क्लोज टू द मनी रहेगी तो फिर आप मार्केट पे ही उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर मान लो डीप इन द मनी कोई एक आध चली गई, ठीक है,
तब आपको कुछ एस टी टीज पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इट वाज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन। सो अगेन मैं एक समरी दे देता हूँ। यू हैव टू रिमेंबर कि आपको एस टी टी पे करना होगा इन द मनी ऑप्शन पे केवल। ठीक है, उसी के अलावा शायद एक रिस्क जो जेरोडा के द्वारा बताया गया है, अगेन आई डोंट थिंक ये होता है, बट ठीक है, जेरोडा के द्वारा जो बताया गया है वो ये है कि क्लोजिंग प्राइस पे सेटलमेंट होगा। देयर इज अ 17 पॉइंट डिफरेंस, दैट्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है, दैट्स अ बिग डिफरेंस। आई थिंक 17 पॉइंट्स इज अ बिग डिफरेंस अगर मेरा लॉट साइज बहुत ज्यादा है तो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर आर्बिट्राज ही कर रहे हैं 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट की देख रहे होंगे। और हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा होगा। ये 400 रुपए का ऑप्शन था, तो सिर्फ एक चलो एक और किसी ऑप्शन पे भी देख लेता हूँ मैं, जो और डीप थोड़ा सा ऑप्शन होगा, जैसे 15,500 के पुट पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसके अंदर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड क्लोज। सो इट इज अराउंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, इससे ऊपर है क्लोज अराउंड 21 पॉइंट। सो आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि इट विल बी अराउंड दिस रेंज। जो भी आपका डिफरेंस होगा, तो इस डिफरेंस को भी अकाउंट में लेके चलें। तो जब भी आप आर्बिट्राज की पोजीशन बनाएं, ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट द टैक्सेस, द ब्रोकरेज जो आपको पे करनी है। डोंट वरी कि लिक्विडिटी रहेगी या नहीं, मैं एग्जिट कर पाऊंगा नहीं या नहीं। अगर आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो एग्जिट मत करिए। जस्ट लेट द एक्सचेंजेस डू देयर थिंग, लेट द एक्सचेंजेस एक्सरसाइज। अगेन डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि ये जो वीडियो है ये बनाई जा रही है 25 मार्च 2021 को। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो जेरोडा की टीम की तरफ से मुझे बताई गई हैं। ठीक है, और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है विच आई कैन easily produce for any proof if it is required. ये चीजें चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन, और सर्कुलर्स कुछ आते हैं एक्सचेंजेस की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से, कुछ और चीजें होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डेट को ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस खुद से करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लिए बगैर कोई भी डिसीजन ना लें। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मेरी किसी और वीडियो को चेक करना चाहें तो एंड स्क्रीन पे आ रही है, बिल्कुल उसको चेक करिएगा।